हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। बेसिकली बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंग्लिश मीडियम का अकाउंट्स भी स्टार्ट किया जाए एंड इसको मद्देनजर रखते हुए आज हम इंग्लिश मीडियम अकाउंट्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो लेक्चर है वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि आपका अकाउंट्स पूरा 12th स्टैंडर्ड में कैसा रहेगा। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर चैप्टर नंबर 1 की तलाश में हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको बेसिक ओवरव्यू चाहिए कि पूरा आपका 12th का अकाउंट्स कैसा होगा, देन यू मे कंटिन्यू फॉर फुल वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे जो अकाउंट्स हैं यहाँ पर वो दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जो भी आपने 11th का अकाउंट पढ़ा था उसके बारे में बात करें तो 11th का जो भी पूरा अकाउंट्स था वो क्या था, तो वो था पूरा प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स, राइट। कि प्रोप्राइटरशिप में क्या किया जाता है, तो आपने पूरी प्रोसेस वो पढ़ ली। 11th में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था कि पूरे 1 बाय 1 किस चीज को क्या कहते हैं, आपको कुछ नहीं आता था तो पहले तो उसकी एबीसीडी थी कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज ड्राइंग, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, लेजर क्या है, ये सारी चीजें आपने फर्स्ट चैप्टर में वहां पे पढ़ ली। उसके बाद जर्नल एंट्रीज सीखी, उसके बाद उसका पोस्टिंग सीखा, सब्सिडियरी बुक बनानी सीखी, फिर उसमें से ट्रायल बैलेंस सीखा और देन फाइनल अकाउंट सीखा, और उसके बाद कुछ छोटी मोटी चटर पटर चीजें सीखी। बट और यस, वन मोर थिंग इज दैट कि उधर प्रोप्राइटरशिप के अलावा एक आपका चैप्टर था, वो था एनटीसी का अकाउंटिंग, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग किस तरीके से होता है, राइट। तो आप लोगों ने वहां पर जो अकाउंट्स देखा वही अकाउंट्स यहाँ पे है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि 11th का अकाउंट और 12th का अकाउंट पूरा अलग होता है। भाई अकाउंट्स तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ सेम प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है, राइट। तो आपके जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी मेथड थी, वो बेसिकली यहाँ पे भी वही रहने वाली है। यहाँ पे भी जर्नल एंट्रीज तो पास होने ही वाली है, लेजर पोस्टिंग भी होने ही वाला है, ट्रायल बैलेंस भी बनने वाला है एंड ऊपर से ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट्स भी बनेंगे, राइट। तो प्रोसेस पूरी की पूरी वही है। तो जो आप 11th में पढ़े थे वो आप वापस से तो नहीं पढ़ोगे। तो वहां पे क्या था कि बेसिकली आपने जो भी प्रोसेस पढ़ी थी वो प्रोसेस प्रोप्राइटरशिप के लिए थी, बट जो पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में भी अकाउंटिंग उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या हम पार्टनरशिप की वापस से जर्नल एंट्री सीखेंगे? नो। जो एक्सपेंस की एंट्री है, सपोज आपने कोई भी एक्सपेंस इनकर किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना है, वो तो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप है या एनटीसी है, कोई में भी जर्नल एंट्री तो होनी ही है। तो बेसिकली क्या है कि जो 11th में हमने सीखे थे वो सारी प्रोसेस तो यहाँ पे फॉलो होनी ही है। बट क्योंकि पार्टनरशिप जो है उसमें एक से ज्यादा ओनर्स हैं तो कुछ मसले बढ़ जाते हैं। वो एग्जैक्टली क्या मसले बढ़ेंगे हम यहाँ पे वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स एक चीज माइंड में क्लियर कर लो कि आपने जो भी 11th में पढ़ा था वो तो पार्टनरशिप में होता ही है, मतलब कि पार्टनरशिप में जर्नल एंट्रीज बनती ही है, लेजर पोस्टिंग होता ही है एंड देन ट्रायल बैलेंस भी बनता है एंड फाइनल अकाउंट्स भी बनते हैं। बट वो सारी सेम प्रोसेस होती है तो हम यहाँ पे वो रिपीट नहीं करेंगे। बट एडिशनली प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है हमें वो देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कहीं भी ऐसा नहीं देखा था कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें। व्हाई? बिकॉज प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही क्या होता है? सिंगल ओनर। ओनर एक ही है तो प्रॉफिट को डिवाइड करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत बनती ही नहीं है। बट देन आप पार्टनरशिप का जो मतलब है, आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको पता होगा पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, एक से ज्यादा ओनर होना, राइट। तो एक से ज्यादा ओनर है तो एट द एंड हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक मैटर जो प्रोप्राइटरशिप में नहीं था वो पार्टनरशिप में ऐड हो गया, राइट। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग तरीके हैं जिसे वहां पे हम नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिनते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं गिनते थे, क्योंकि वही का वही ओनर है तो वो सोचता था कि भाई क्या गिनने का, चलेगा, बिजनेस भी मेरा ही है, प्रॉफिट होगा तो मेरे को ही लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करते हैं।
बट देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक से ज्यादा अलग अलग पार्टनर्स है, उनकी कैपिटल भी अलग अलग होती है। देन यहाँ पे क्या होगा कि माइंड में किसी को होगा मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसका इन्वेस्टमेंट कम है, ये तो हर महीने बहुत ज्यादा ड्राइंग कर लेता है, मैं तो बिल्कुल ड्राइंग नहीं करता हूँ। तो ये सारी चीजें इंसान के दिमाग में आती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी चीजें देखनी पड़ेगी। प्लस और एक चीज, अपने प्रोप्राइटरशिप में कभी नहीं देखा कि ओनर खुद ही सैलरी लेता हो, देखा कभी नहीं, बट यहाँ पे पार्टनर खुद सैलरी लेगा। बिकॉज क्या होता है कि हर एक पार्टनर सेम तरीके का वर्क नहीं करता, कोई पार्टनर खाली इन्वेस्टमेंट करके भी छूट जाता है, तो जो भी बंदा है जो बिजनेस को चला रहा है वो खुद सैलरी भी ले लेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो 11th में नहीं थे बट 12th में आने हैं, और वो जो एडिशनल चीजें थी जो आपने 11th में नहीं करी वही यहाँ पे करनी है। गेटिंग मी? मतलब कि 11th में अकाउंटिंग था वो तो सेम इधर होने ही वाला है, तो यहाँ पे हम वो पोर्शन रिपीट नहीं कर रहे हैं, बट मेक इट वेरी क्लियर कि जो हम 12th में सीख रहे हैं वो स्पेशल केसेस है फॉर द पार्टनरशिप, और जो जर्नल एंट्री वाली पूरी प्रोसेस थी दैट इज बुक्स ऑफ अकाउंट मेजर मेंटेन करने की जो प्रोसेस थी वो एज इट इज सेम रहेगी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, या कोई कंपनी है। समझ में आई बात? ठीक है, सो लेट्स गेट टू ब्लूप्रिंट कि भाई किस तरीके से क्या वेटेज है, चैप्टर्स कैसे रहेंगे, और चैप्टर के अकॉर्डिंगली क्या वेटेज है, पार्ट के अकॉर्डिंगली क्या वेटेज है, ये सारा हमें इस वीडियो में देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, अच्छा सॉरी, दो पार्ट है यहाँ पर, और दोनों पार्ट में से आपका जो पार्ट 1 है वो पूरा का पूरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप, और सेकेंड वाला जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर जो मैंने ब्लूप्रिंट दे रखी है, पार्ट 1 जो है वो पूरे 7 चैप्टर का है, 7 चैप्टर्स में डिवाइड हो गया है, राइट। तो 7 में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जो मैंने अभी आपको समझा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिनेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिनेंगे, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स गिनेंगे, व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होना है, अगर कोई पार्टनर ने लोन दी है तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है चैप्टर नंबर 1 में। वेटेज की बात करें तो 4 मार्क का वेटेज है इसका, एंड यस बहुत कम वेटेज है, तो वेटेज के हिसाब से इसका कोई मैं बोलूंगी कि इम्पोर्टेंस नहीं है, बट देन अगर बात करें पूरे सिलेबस में तो इस चैप्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बेसिकली आप जब तक चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ोगे ना तब तक आपको आगे एक भी चैप्टर समझ में नहीं आने हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी बेसिक सी चीजें जो पार्टनरशिप में ऐड हुई है वो सारी चीजें हैं। बिकॉज यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये सिखाया है, अगर आपने ये नहीं सीखा है देन पीछे के 6 जो चैप्टर है 6 चैप्टर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है, और वो आपको नहीं आएगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ रही है बात? सो फर्स्ट चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर होल सिलेबस ऑफ पार्टनरशिप। गेटिंग मी? यस एग्री, एग्जाम के लिए ओनली 4 मार्क, बट बेसिकली देखे तो पूरे एक सिलेबस जो हमारा 50% सिलेबस का बेस है वो है चैप्टर नंबर 1। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट डजंट मीन कि चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो 2 3 4 5 को आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी चैप्टर्स को आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है, बट देन फर्स्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सेकेंड जो है वो है फाइनल अकाउंट्स, जो आपको बहुत बड़ा हुआ लगता है कि भाई ओहो पूरे 1 पेज का तो क्वेश्चन आता है, देन आप 3 पेज का उसका आंसर लिखते थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो 12th में आप 3 पेज का आंसर लिखते थे वो अब हो जाएगा 5 या 6 पेजेस का आंसर, मतलब कि यहाँ पे आप जो भी 3 अकाउंट्स बनाते थे अब आपको बनाने होंगे 5 या तो 6। यस 5 या तो 6।
वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा 5 बनेंगे कि 6 बनेंगे, बट यस 5 या तो 6 बनेंगे, मतलब 2 या 3 एडिशनल अकाउंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, बेसिकली कंसेप्ट वही रहता है। फाइनल अकाउंट्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, बट देन उधर जो प्रॉफिट एंड लॉस आता था उसको सीधा कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, मतलब कि आप उसको बैलेंस शीट में ले जाते थे और कैपिटल में ऐड कर देते थे। बट अभी क्या है कि अभी आपको इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो ऐड हो जाएगा इधर। एप्रोप्रिएशन के बाद आपको वो प्रॉफिट को अलग अलग कैपिटल में ऐड करना है, एक ही कैपिटल में तो ऐड नहीं करना है, और इसीलिए हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स, मतलब कि हमें कैपिटल अकाउंट्स भी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। और कैपिटल अकाउंट दो टाइप से बनते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो उस तरीके से आपको कैपिटल अकाउंट्स भी अलग अलग बनाने की जरूरत पड़ सकती है। कभी आपका खाली एक अकाउंट बनेगा दैट इज कैपिटल, कभी आपके दो अकाउंट्स बनेंगे दैट इज कैपिटल प्लस करंट। बेसिकली वो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ज्यादा उसमें आप डीपली मत जाओ, जैसे ही वो टॉपिक पे हम जाएंगे उस टाइम पे मैं सब कुछ आपको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप खाली इतना याद रखो कि 2-3 अकाउंट इधर ऐड हो गए। फर्स्ट वन इज अ P&L appropriation, second one is a capital account, and maybe third or may not, मतलब कि करंट अकाउंट। करंट अकाउंट शायद से बनेगा शायद से नहीं बनेगा, तो वो सम के ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर आधार रखता है। एंड लास्टली बैलेंस शीट, वो तो बननी ही है, वो 11th में भी बनती थी, अभी 12th में भी बनेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टोटल कितने अकाउंट्स बनाने हैं? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल, पीएनएल के बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देन कैपिटल एंड देन बैलेंस शीट। तो ये 5 तो बनने ही है, मस्ट। ठीक है, तो बेसिकली वेटेज की बात करें तो 11 मार्क का एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 12th में भी 12 या 11 बेस्ड ऑन स्कूल टीचर की वो लोग कितने में पूछते हैं। कोई कोई 11th में भी 11 मार्क में भी ये क्वेश्चन पूछते थे, कोई कोई 12th में भी पूछते थे, राइट। तो 11 या 12, ओके, confused between 11 12 marks and 11th and 12th, sorry for that। ओके, तो यहाँ पर फिक्स है 11 मार्क का सम आएगा 12th में, गॉट इट। ओके, इसके बाद बात करते हैं, यस, तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो वेटेज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, पोर्शन के अकॉर्डिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर है। आप जब उसके पन्ने उल्टाओगे तो ये आपको पता चलेगा कि ओनली चैप्टर नंबर 2 के लिए कुछ 100 से भी ज्यादा पेजेस होंगे। मैंने काउंट नहीं किए, कभी नहीं किए, बट ऑलमोस्ट स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम कितना बड़ा चैप्टर है। हाँ तो है, ठीक है, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो थर्ड चैप्टर जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगेंस्ट, छोटे छोटे सम्स उसमें से आएंगे, और बहुत ही इजी वाला चैप्टर है। मतलब अगर बात करूं मैं तो पूरे के पूरे जो 7 चैप्टर है उसमें से इजी गोइंग चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3। जो पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अकाउंट्स को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, वो लोग इस चैप्टर को किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। उनके लिए ये जीवन दान है। मतलब कि गुडविल का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है, उसमें से 4 मार्क का एक सम आता है, एक एमसीक्यू आता है और एक एसक्यू आता है। एसक्यू भी जनरली बहुत इजी लेवल के पूछे जाते हैं, लाइक गुडविल क्या है, किस टाइप की एसेट है, जो आप ऑलरेडी 11th में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो बहुत इजी गोइंग चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 3। वेटेज अच्छा खासा है, 6 मार्क्स, भाई कोई छोटी बात तो नहीं है। एंड खास करके तब जब आप सिर्फ पास होना चाहते हो और आप बहुत ज्यादा नफरत करते हो अकाउंट से। ठीक है, देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन? तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब, हम पार्टनरशिप का रिकंस्ट्रक्शन नहीं, खाली रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? सो जो भी पूरा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है उसको हम तोड़ के गिरा देते हैं और फिर नया कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ नई इमारत खड़ी करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली पार्टनरशिप का भी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब तो यही है कि जो ओल्ड पार्टनरशिप थी इसको हमें कर देना है, उसको तोड़ गिराना है और नई पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट करनी है। सो बेसिकली जब पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो आपके लिए एक मसला होना ही है कि का प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है वो चेंज हो जाना है।
राइट। और ये चेंज होने के कारण बहुत सारी कंसिक्वेंसेस चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो कि मैं और आप, अब तक हम दो पार्टनर थे, हम इक्वल इक्वल हिस्से में प्रॉफिट को शेयर करते थे, बट देन अब मैं ना थोड़ा मेरा शेयर कम कर देना चाहती हूँ, मैं हेडेक कम लेना चाहती हूँ, और मेरे को कैपिटल की भी जरूरत है, सो मैं बिजनेस में से मेरी कैपिटल का हिस्सा निकालना चाहती हूँ थोड़ा बहुत। तो मान लो कि मैं थोड़ी कैपिटल निकाल कर सामने मेरा 20% शेयर जो है मैं वो वेव कर रही हूँ इन आपके फेवर में, इन फेवर ऑफ यू। और अब से मान लो कि आप 70% के हिस्सेदार रहोगे और मैं 30% के हिस्सेदार रहूंगी। ठीक है। सो आपको तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप उसके लिए राजी हो। बट मैं क्या सोचूंगी कि भाई अब से ये चीज हो रही है कि 50%, सॉरी, अब से ये चीज हो रही है कि मेरे को 30% मिलेंगे और आपको 70 मिलेंगे। अब तक तो मुझे 50 मिलता था, आपको भी 50 मिलता था, राइट। तो अब तक का जो भी प्रॉफिट है उसमें तो मेरे को 50% हिस्सा मिलना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमने मान लो कि बहुत सालों पहले जो भी बिल्डिंग परचेज किया था, वो बिल्डिंग मान लो कि हमने सिर्फ 10 lakhs में परचेज किया था। नाउ आज की तारीख में इसकी वैल्यू हो जाती है मान लो 17 lakhs। तो जो 7 लाख का एडिशनल प्रॉफिट हुआ, इस पे मुझे 30% प्रॉफिट मिलना चाहिए या 50%? आप ही बताओ, सोचो। ऑब्वियसली 50%, राइट, बिकॉज ये तो आज तक का प्रॉफिट है, राइट। तो उस पे मैं 50% की हकदार हूं। अब से लेके जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30%, बट अब तक जो प्रॉफिट हुआ है उस पे तो मेरा 50% राइट है ना। सो वो राइट तो मैं क्लेम कर सकती हूँ ना। तो ऐसे ही मान लो कि ये तो मेरे फेवर में था, तो आप बोलते हो कि ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, अब सोचो कि अब तक हमारे फर्म के ऊपर, हम दोनों पार्टनर थे हाँ, और हमारी फर्म के ऊपर एक केस चल रहा था। ठीक है। और वो केस मान लो कि हम हार गए। वो केस हम हार गए। ठीक है। अब हम पे ना बहुत बड़ी पेनल्टी आ गई। ये पेनल्टी हम दोनों पार्टनर को मिलके चुकानी है। ठीक है। अब मैं बोलती हूँ कि मैं तो 30% की हकदार हूं ना, तो मैं 30% पेनल्टी पे करूंगी, तुम 70%। क्या मानोगे? नॉट एट ऑल। क्यों? भाई ये केस तब हुआ था कि जब हम दोनों इक्वल हिस्सेदार थे, तो तुमको ये जो लाइबिलिटी है उसमें इक्वल हिस्सेदार होना पड़ेगा। ऐसा बोलोगे ना? ऑब्वियसली बोलोगे। जब अपने आप पे बात आती है तो पता चलता है कि मैं 70% क्यों पे करूंगा, क्योंकि मैं तो तब 50% का ही हिस्सेदार था। आज की तारीख में 70%, उस तारीख में तो मैं 50% था ना भाई। समझ में आया? सो एसेट हो चाहे लाइबिलिटी, प्रॉफिट हो चाहे लॉस, आज की तारीख तक का जो भी है वो 50-50% बटेगा। और आज की तारीख के बाद जो प्रॉफिट लॉस एसेट्स लाइबिलिटी वॉट एवर जो भी कुछ होगा, उसमें हम 70-30 के रेशियो में डिवीजन करेंगे। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। तो वो होता है रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पर हमको एक तो प्रॉफिट शेयरिंग लॉस हमारा जो चेंज हुआ उसके कारण गेन होगा या सेक्रीफाइस। इस वाले जो पर्टिकुलर अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया, उसमें मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ मेरा 2/10 शेयर का, मतलब 20% हिस्सा में मेरा गवा रही हूँ इन फेवर ऑफ यू। इन दैट केस आप गेन कर रहे हो 2/10 का। इज इट क्लियर? 20% आप गेन कर रहे हो और मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो एक तो मसला ये बन जाता है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे गेन एंड सेक्रीफाइस का। दूसरा जो है वो ये है कि क्या, यस, रिवैल्यूशन, हाँ, रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब कि उसमें हमें रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें सभी एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ेगा। क्यों? तो वो मैंने अभी आपको समझाया कि अब तक जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज है उसकी आज की तारीख में क्या वैल्यू है, वो देख के मेरे को आज की तारीख में जो भी प्रॉफिट हुआ वो मुझे चाहिए एट द 50%। सो दैट आज तक का हम हिस्सा क्लियर करेंगे, उसके बाद नए से पार्टनरशिप शुरू होगी हमारी। तो दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। ओके। तो चैप्टर नंबर 5 जो है
वो है एडमिशन। वेटेज की बात करते हैं तो 9 मार्क का वेटेज है, बट मैं बोलूं कि जो गुडविल के 6 मार्क है ना, वो उससे कहीं लाखों गुना ज्यादा अच्छे हैं। बिकॉज इधर 9 मार्क्स में आपको बहुत सारी एफर्ट्स देनी पड़ेगी। 8 मार्क का एक सम आएगा, आई गेस 2 to 3 पेज का आपका उसका आंसर रहेगा। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, बट रियलिटी इज रियलिटी। आपको उधर 6 मार्क में बहुत कम प्रिपेयर करना है, बट 9 मार्क के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स देनी पड़ेगी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पार्ट 1 में 3 ही चैप्टर मेन है, और वो 3 ऐसे 3 और 3 6 नहीं, हाँ खाली 3 चैप्टर मेन है। एक आपका सेकेंड फाइनल अकाउंट्स, एक आपका फिफ्थ जो एडमिशन है, और एक आपका सिक्स जो रिटायरमेंट है। ये 3 बड़े बड़े सम्स है, और बाकी सब में छोटे छोटे सम्स, छोटी छोटी एफर्ट्स और बड़े बड़े मार्क्स, ऐसा बोल सकते हैं। बाकी इसमें मार्क्स बड़े हैं, बट काफी आपके एफर्ट्स ज्यादा लगाने के बाद आपको फाइनल अकाउंट्स में 11 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड सेम एज दैट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों में से 8 8 मार्क का एक एक सम आता है, और सेम दोनों में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। और यस, पूरे मतलब काफी सारी चीजें पढ़नी है, काफी सारी चीजें उधर ध्यान में रखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत फाइनल अकाउंट्स के जैसे है, यहाँ पे भी आपको ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट देते हैं, एंड कुछ एडजस्टमेंट्स देते हैं जो आपको सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एडमिशन एंड रिटायरमेंट दोनों चैप्टर ऐसे ऑपोजिट है, बट दोनों में ऑलमोस्ट सेम अकाउंट्स बनते हैं, एंड मेथड्स भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। खाली कुछ कुछ चीजें जो है हमको ध्यान में रखनी है। अगर आपको एडमिशन आता है देन डेफिनेटली आपको रिटायरमेंट चैप्टर आ ही जाएगा। 8 8 मार्क का इस दोनों में से सम आता है, राइट। तो यस, आपको एडमिशन एंड रिटायरमेंट जो चैप्टर है, इसके लिए मैं बोलूंगी कि फोर्थ चैप्टर आना मस्ट है। अगर आपको फोर्थ चैप्टर आ गया, देन आपके लिए चैप्टर नंबर 8 5 एंड 6 जो है वो बहुत इजी बन जाएंगे। आपको चैप्टर नंबर 4 आने पे ही आपको 5 एंड 6 आधा आ गया। 50% काम आपका चैप्टर नंबर 4 आने से 5 एंड 6 का हो जाता है। क्लियर? लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चैप्टर नंबर 7 8 मार्क का वेटेज है, बट मैं बोलूंगी कि ये बहुत ही किफायती चैप्टर है, एकदम रिजनेबल चैप्टर है। बिकॉज 8 मार्क्स आर देयर, और क्वेश्चन की बात करें तो 3 3 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एसक्यू और एक एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू हमेशा आपके लिए प्यारा पॉइंट रहता है, और एसक्यू जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहीं से भी आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आप चाहे 1000 क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, 5000 क्वेश्चंस पढ़ के जाओ, या 10,000, उसके बाद भी उसी में से आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट देन एसक्यू ऑलमोस्ट अटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आज तक ऐसे ही पूछे गए हैं। और 3 3 मार्क के जो सम्स हैं, बेसिकली वो भी थियरी है, एक आध उसमें शॉर्ट नोट कवर करते हैं, और ज्यादातर उसमें जर्नल एंट्रीज या 3 ट्रू फॉल्स पूछ लिया, ऐसे कुछ पूछते हैं। दैट मीन्स चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है, बट सम्स आने के चांसेस 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला 0 है, 0 के बराबर है ये बोला। मीन्स आज तक सम्स बहुत कम बार पूछे हैं, नहीं पूछते हैं सम। ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, या फिर तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, या फिर जर्नल एंट्रीज पूछ ली, ऐसी छोटी छोटी चीजें इसमें पूछ लेते हैं। दैट मीन्स 3 3 मार्क के 2 सम्स, एक एसक्यू एक एमसीक्यू के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत छोटा सा है, और वेटेज बहुत ही ज्यादा है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो खत्म हो रहा है। देन हम पार्ट 2 की बात करते हैं। जल्दी से खत्म करूंगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट 2 है, तो उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल क्या होती है, आप 11th में ऑलरेडी इसके बारे में ब्रीफ व्यू ले चुके हो। शेयर के टाइप्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट नाउ उसके हमें करने हैं अकाउंटिंग। तो इसमें बेसिकली प्योर जर्नल एंट्री आएगी, 8 मार्क का एक सम आएगा, उसमें मैक्सिमम 11 जर्नल एंट्रीज पूछ सकते हैं, और ये सारी जर्नल एंट्रीज नोन होती हैं।
मतलब कि जर्नल एंट्री आपको पता है, आपको सिर्फ अमाउंट हर बार कैलकुलेट करके अलग-अलग डालनी रहेगी। सो जिसको भी जर्नल एंट्रीज़ नहीं आती, वो लोग प्लीज़ ऐसा सोच के इस चैप्टर से ना भागे कि हमको तो 11th में भी जर्नल एंट्री नहीं आ रही थी, 12th की क्या आएगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो 11th एंट्री है, उसके बाहर की कोई एंट्री नहीं आ सकती है। सो यू जस्ट डोंट वरी, शेयर कैपिटल चैप्टर ईज़ी है। और अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया, तो मान लो कि 50% पार्ट 2 का काम हमारा हो गया, बिकॉज़ उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो तो यूं खत्म होने वाले चैप्टर्स हैं। हम बहुत ही कम एफर्ट्स में पार्ट 2 को फिनिश कर पाएंगे इजीली और अच्छे से। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है डिबेंचर। सेम वे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज आती है, बट 3-3 मार्क के 2 छोटे-छोटे सम्स, मतलब यहाँ पर 4-4 मार्क, सॉरी 4-4 जर्नल एंट्रीज पूछते हैं एक सम में। मेजरली यहाँ पे कभी-कभी ऑप्शन मिल जाता है ये डिबेंचर वाले क्वेश्चन में, और ऑप्शन में थियरी डाल देते हैं। अगर आप लोग अच्छे से थियरी कर सकते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 3 अगेन कंपनीज फाइनल अकाउंट्स। तो कंपनीज फाइनल अकाउंट्स जो है वो बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए। ये जो प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स है, इससे ये 50% एफर्ट्स में ही हो जाएगा। दैट आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कंपनीज फाइनल अकाउंट्स तो मतलब क्या आते होंगे, वो तो उससे भी बड़े होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत ईज़ी है। मैं बोल रही हूँ कि जितना आप एफर्ट्स पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में लगाते हो, उससे आधे एफर्ट्स में ही आपका कंपनीज़ फाइनल अकाउंट्स हो जाएगा। बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी। बट येस फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा उसमें। देन आफ्टर एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, तो इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, खाली प्लस माइनस करना आता है, कैलसी चलाना आता है। दैट मीन्स ये चैप्टर हो गया 4 मार्क का एक सम, बट बहुत इजी, मतलब इससे इजी कुछ नहीं है। पूरे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में से अगर आप बोलोगे तो इस चैप्टर से इजी कुछ नहीं है। दैट इज चैप्टर नंबर 4। ठीक है, यस पार्ट 1 की बात करें तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि गुडविल, बट ओवरऑल पूरी बुक का बात करें, मतलब ओवरऑल पूरे दोनों पार्ट के बात करें तो चैप्टर नंबर 4 ऑफ पार्ट 2। देन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 जो है वो है रेशियो एंड एनालिसिस। ये बेसिकली प्योर फार्मूला बेस्ड है कि जिसमें हमें 20 से ज्यादा फार्मूला लर्न करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज अच्छे से जल्दी जल्दी याद रह जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये वाला चैप्टर आप ही के लिए बना है, क्योंकि इसमें हमें 20 से ज्यादा फार्मूलाज लर्न करने हैं, और फॉर्मूला रख दिया, आंसर आ गया, और इजी इजी, राइट। देन आफ्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो में से भी आपका 4 मार्क का एक सम आने वाला है, और वो जो सम है वो लाइक कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करने जैसा है, वो भी बहुत इजी है। कंसेप्चुअली समझ के सब कुछ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आता, बट देन जब आप मगअप करने की ट्राई करते हो, आप रट्टा मारने की ट्राई करते हो, तो अकाउंट्स हमेशा ही आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। सो नेवर एवर कभी भी रट्टा मत मारो, मैं तो आपको यही बोलूंगी। अकाउंट्स को हमेशा समझो, अकाउंट्स के जितना इजी सब्जेक्ट ही कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप इको और बीए जैसे सब्जेक्ट में, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, आप 5 मार्क लाने के लिए आप 3 मार्क का पूरा क्वेश्चन जो है वो कितना रट लेते हो और कितनी मेहनत लगानी पड़ती है, तब जाके वो आपका क्लियर होता है। बट यहाँ पे क्या है, अच्छा एक चैप्टर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इको बीए में आपको 4 के 4 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा है कि आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लो, देन 4 अगर सम्स है तो चारों के चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती है। एक क्वेश्चन जो भी सॉल्व करो उसी के ऊपर से दूसरा होता है, उसी के ऊपर से तीसरा होता है, राइट। तो अकाउंट्स की बात करूँ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। प्लीज बी पॉजिटिव फॉर अकाउंट। अकाउंट को थोड़ी सी अपने दिल में जगह दे दो, अकाउंट आपका दिल गार्डन गार्डन कर देगा, सही में। रियली बहुत इजी वाला सब्जेक्ट है, ऐसा ही माइंड में लेके, ऐसा ही एक थॉट लेके चलो। इजी इतना भी नहीं है कि आप पूरा इसको नेग्लेक्ट करो, बट यस बी पॉजिटिव एंड वी कैन डेफिनेटली डू इट टुगेदर। ठीक है, अगर मैं वेटेज को पूरा ऐसे डिवाइड करूँ तो ये है पार्ट 1 के चैप्टर का वेटेज, जिसमें चैप्टर नंबर 2 सबसे बड़ा दिख रहा है, देन चैप्टर 5 एंड 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 4 है एंड फिर 1 है। आप
बिल्कुल इसको रिलेट कर सकते हो। ऐसे ही पार्ट 2 का मैंने बना दिया है, उसमें चैप्टर नंबर 3 का वेटेज सबसे ज्यादा है, देन फर्स्ट, देन 5 एंड 2 दोनों इक्वल पोजीशन पे हैं, देन 6 एंड फिर 4 डन। तो ऐसे ही इजी आप समझ सको, इसका ऐसे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ये किया है, इसकी ऐसे कोई आपको अकाउंट्स में जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रखती हूँ, बहुत ही जल्द मैं चैप्टर नंबर 1 शुरू करूंगी और आपके लिए मैं बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेके आ रही हूँ। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करो, और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 का इंतजार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके तक वीडियो पहुंच जाएगा। जय हिंद।